welcome you all. And in this video, we will talk about goods and its types. Every type which you are seeing right now on the screen, we will talk about that one by one. So this is going to a very important video. Stay with us, and in next few minutes, I'll clear all your doubts related to goods and these types. First, we will try to understand the meaning of goods. Any item which are tangible and satisfy human नीड्स एंड वांट्स कॉल्ड एज गुड्स. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन की जरूरतों को पूरा करती हो और उससे सेटिस्फाई करती हो, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं. और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, यानी कि दे आर टेंजिबल. ठीक है. और ये फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन प्रोसेस में. ठीक है. ये आमतौर पे कॉन्ट्रास्ट करते हैं सर्विसेज के साथ. आपने गुड्स और सर्विस को एक साथ सुना होगा. तो गुड्स आर अदर थिंग, सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल थिंग, बट गुड्स आर टेंजिबल थिंग. यू कैन टच देम. अभी देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कवर करेंगे. जैसे आप देखें कि आप लोफ ऑफ ब्रेड, आप देखें ये ब्रेड है, तो क्या ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल. अगर किसी को भूख लगती है, इफ अ पर्सन इज हंग्री, देन वो उसको कंज्यूम कर सकता है और अपनी भूख मिटा सकता है. उसी तरीके से ये जो मोबाइल फोन है वो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है. यू कैन टच देम. ठीक है. तो वैसे सारी चीजें जो किसी भी ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं. पहला क्या है? ये टेंजिबल इन नेचर होता है. यू कैन टच. आप जैसे इस बॉटल को टच कर सकते हो. यू कैन टच द हाउस. जो भी आपके आसपास की चीजें हैं, दोज आर गुड्स. बस उसकी कैटेगरीज अलग है, उसके टाइप्स अलग है, जो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कि उसकी यूज केसेस के आधार पे हम लोग कई पार्ट में उसको, कई टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो टेंजिबल होगा. फिजिकल प्रेजेंस होता है उसका, और उसको ये स्टोर किया जा सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल आप देख सकते हो. बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है. उसके ऑनरशिप को आप ट्रांसफर कर सकते हो. वो जितने भी गुड्स होते हैं, यू कैन ऑन इट and you can also transfer the ownership to the other person. Suppose you own this house and you purchase this house from some other person. Now you want to sell this, so you can transfer this property to another person. Okay, so it can be bought, it can be sold, it can be owned, or it can be transferred also. और क्या इसकी properties में है? This durability, it can be less durable or more durable. आप देखो कि दो तरीके का आप चीज देखते हो. जैसे ये एक्स है, हो सकता है इसकी सेल्फ लाइफ 15 डेज, बट ये जो रेफ्रिजरेटर है, हो सकता है कि ये 2-3 ईयर्स हो सकता है, 5 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स, बट मोर देन 1 ईयर इसका जनरली जो है वो होगा. तो सम गुड्स कैन लास्ट लॉन्गर टाइम, एंड सम गुड्स जो है वो जल्दी जो है वो क्विकली जो है वो खराब हो सकता है. सो यू हैव टू कंज्यूम इट वेरी वेरी क्विकली. 2-3 दिन या 1 वीक के अंदर आपको इसको कंज्यूम करना पड़ेगा. तो जो ज्यादा लंबे समय तक के लिए है उसको ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे, और जो थोड़ा कम समय तक टिक रहा है उसको नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे. जैसे फूड बेवरेजेस वगैरह जो हो गए वो कम समय तक टिकते. इट कैन बी मेजर्ड. इसके क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, गुड्स की क्वांटिटी को. जैसे आप मिल्क को आप लीटर में मेजर कर सकते हैं. मेजरमेंट आपको किलो में करना है, किलो में करो. लीटर में करना है, लीटर में करो. क्वांटिटी में करना है, नंबर्स में करना है, यू कैन मेजर. मुद्दा ये है कि ये मेजर किया जा सकता है इसकी क्वांटिटी को. ठीक है. यू कैन, आप इसके एग को जो है काउंट कर सकते हो, आप मिल्क को भी आप वो कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. ये सारी चीज. अब बहुत सारे जो टाइप्स हैं, उसके यूजेस के बेसिस पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ गुड्स में उसको, मतलब कि गुड्स को वेरियस टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो ये सारे टाइप्स को अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या क्या होते हैं. तो कंज्यूमर गुड्स का सिंपल सा आप नाम से देखो कि एनी गुड्स जो डायरेक्टली जो है वो कंज्यूम करने के लिए, कंजप्शन पर्पस के लिए जो भी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. जैसे ब्रेड आप बना रहे हो, जीन्स आप पहनते हो, शर्ट पहनते हो, जो भी चीज, स्मार्टफोन आप कंज्यूम करने के लिए वो करते हो. यानी कि वैसे सारी चीजें जो आप परचेज तो करते हो, लेकिन उससे कोई वो सिर्फ आपके लिए काम आएगी, वो और भी प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा, फर्दर प्रोडक्शन में. ठीक है. वो आप कंज्यूम कर लोगे उसको. वहीं एक है प्रोड्यूसर गुड. प्रोड्यूसर गुड को हम लोग कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं. कैपिटल से थोड़ा नाम और क्लियर होगा कि वैसे सारे गुड्स जिसको हम लोग आगे फर्दर किसी और गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज कर पाए. सपोज आपने ये प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया, ये गुड्स है, बिल्कुल है, सारी प्रॉपर्टीज है इसमें गुड्स की. बट क्या है कि अब आप इस प्रिंटिंग प्रेस से क्या कर सकते हो कि और ज्यादा आप जो है गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, पेपर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, बैनर प्रोड्यूस कर सकते हो, पैम्फलेट प्रोड्यूस कर सकते हो. तो ये, इसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलेंगे, क्योंकि दिस गुड्स आर हेल्पिंग टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल. बट आप क्या है कि आप ब्रेड को क्या करोगे? आप ब्रेड को कंज्यूम कर जाओगे, तो वो कैपिटल गुड्स होगी? नहीं होगी वो. वहीं आप अगर ब्रेड बनाने की कोई मशीन खरीद लो, तो वो कैपिटल गुड्स हो सकती है, क्योंकि उससे आप फर्दर ब्रेड प्रोड्यूस कर करके
लोगों को सर्विस दे सकते हो, लोगों को ब्रेड आप दे सकते हो। तो कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम करने के पर्पज से आपको प्रोड्यूस की जाए, और प्रोड्यूसर गुड या कैपिटल गुड्स वैसे सारे गुड्स जिसको फर्दर जो है हम लोग किसी और गुड्स और सर्विसेज के जनरेशन के लिए यूज करें, वो आपका कैपिटल गुड्स है। तो ये आपका दोनों हो गया, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स, जिसको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। अब है पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट। तो पब्लिक गुड्स क्या है? जो गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल हो। दो आपको कीवर्ड इसमें याद रखने हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल। देखो आपको एक आइडिया तो है ही कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, बट एग्जाम में आपके साथ कीवर्ड से खेला जा सकता है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि द गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलस इन नेचर, उस गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका देखो मतलब सिंपली क्या है कि नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि एनीवन कैन एक्सेस दिस काइंड ऑफ गुड। ठीक है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा किसी व्यक्ति को या फिर किसी पर्सन को कि आप फलाने इनकम कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, या फलाने सोशल स्टेटस से आ रहे हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एनीवन कैन एक्सेस दैट। और ये नॉन राइवलस का मतलब क्या है कि एक्सेस बाय वन पर्सन इज नॉट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ दैट रिसोर्सेज फॉर अनदर पर्सन। सपोज ये पार्क है, पब्लिक पार्क है, गवर्नमेंट ने इसे बनाया है, तो क्या ये नॉन एक्सक्लूडेबल है? यानी कि क्या इसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल, एनीवन कैन एक्सेस दैट। क्या ये नॉन राइवलस है? मतलब क्या एक पर्सन के एक्सेस करने से दूसरे पर्सन के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल अवेलेबल रहेगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ये नॉन राइवलस भी है। कोई भी पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट की चीज होती है, जिसको गवर्नमेंट ने पब्लिक के यूज के लिए बनाया है, वो सारी चीजें पब्लिक गुड्स में आती है। आपका रेलवे, आपके पार्क्स, आपका स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीजें। प्राइवेट गुड्स में क्या होती है कि इसका उल्टा क्वालिटी होगा। यही दो कीवर्ड में आपने नॉन हटा देना है। ये एक्सक्लूडेबल होगा और राइवलस होगा। मतलब कि एवरीबडी कैन नॉट एक्सेस दिस, क्योंकि ये एक कोई इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाता होगा। राइवलस का मतलब क्या है कि अगर किसी ने एक्सेस किया तो दूसरे के लिए हो सकता है कि वो अवेलेबल फिर ना रहे। सपोज करो ये आप मेरा पास पर्सनल लैपटॉप है या फिर आपका पर्सनल लैपटॉप है, तो क्या इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है? नो, यू कैन एक्सेस इट। जब तक आप अलाउ ना करें तब तक तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसको एक्सेस किया या किसी और ने एक्सेस किया तो दूसरा व्यक्ति साइमल्टेनियसली इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपको दो कीवर्ड बस याद रखने हैं। ये अलग बात है कि आपको पब्लिक प्राइवेट मालूम होगा, बट आपको याद ये रखना पड़ेगा, नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलस एंड राइवलस। आगे बढ़ते हैं। सो पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स हमने ये कवर कर लिया। अब गिफ्ट गुड्स क्या होता है? गिफ्ट गुड्स क्या होता है? देखो कुछ गुड्स वैसे होते हैं जिसका क्लोजर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल बहुत कम होता है, नहीं होता। और इन गुड इसमें देखो सिंपली ये ध्यान रखना है कि वैसे सारे गुड्स जिसकी डिमांड बढ़ती हो उसके प्राइसेस बढ़ने के साथ। आमतौर पे इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है कि अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी डिमांड जो होती है उस गुड्स की वो डिक्रीज करती है। ये सिंपल इकोनॉमिक्स बोलता है। बट कुछ गुड्स वहां पे ऐसे हैं जिसकी प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा, कौन से गुड्स ऐसे हैं? लोग क्या पागल हैं कि वो प्राइस बढ़ने के बाद भी इसको खरीदेंगे? बिल्कुल, ये सब जो एसेंशियल गुड्स होते हैं। देखो मैं आपको एक सिनारियो बोलता हूँ कि अगर आपको पता चले कि आपके एरियाज में, आपके इलाके में ब्रेड की लिमिटेड पीसेस बची हुई है। मान लो कि 100 पीसेस ऑफ ब्रेड वहां पे और बची हुई है, और अभी 101 पीस का प्राइस है 100 रुपए, और आपको ये पता चल जाए कि ये सिर्फ लिमिटेड मात्रा में है, कल आए परसों ना आए पता नहीं। तो जैसे ही ये खबर फैलती है, हो सकता है कि दुकानदार इसको बढ़ा करके 200 रुपए कर दे एक ब्रेड की कीमत। अब आपको लगेगा कि यार कहीं कोई और ना खरीद ले, अब जरूरत तो है, आपको खाना तो है ब्रेड। तो आप पीपल क्या करेंगे कि पैनिक कर जाएंगे। कोविड में ऐसा हुआ था कि लोग इसको स्टोर करने लगे थे, जो इसेंशियल गुड्स थे। जब आप इसेंशियल गुड्स को फ्यूचर पर्पस के लिए खरीदने लगते हो कि नहीं ये खत्म ना हो जाए, पैनिक कर जाते हैं लोग, तो इसकी प्राइस बढ़ती है, और जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना ज्यादा इसका डिमांड भी बढ़ेगा। सपोज ये ब्रेड 200 रुपए का हो गया, तो मैंने जाकर के खरीद लिया कि नहीं, मुझे आप जितना भी मैं कंज्यूम कि आगे आने वाले 10 दिनों में जितने कंज्यूम कर सकता हूँ, मुझे लगा कि चलो 10 दिनों में फिर सप्लाई आ सकती है तो मैं खरीद लूंगा। अब मान लो कि ये जैसे ही डिमांड बढ़ी, हो सकता है इसको 300 रुपए का हो जाए तुरंत ही, जब लोग ज्यादा पहुंचने लगे। तो आपके पड़ोसी को भी लगेगा कि यार मैं भी खरीद लेता हूँ जाकर के, तो ऐसे इसकी कीमतें बढ़ने लगेगी। तो ऑल दोज गुड्स जिसकी प्राइसेस इंक्रीज हो तो डिमांड भी इंक्रीज हो, उसको हम लोग गिवन गुड्स बोलते हैं। और जितने भी एसेंशियल गुड्स होते हैं जिनकी क्लोजर सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होते, वो सारे गिवन गुड्स में आते हैं। आपको एसेंशियल जो चीजें याद रखनी है गिवन गुड्स के लिए, ये वाला याद रखना है, डिमांड एंड सप्लाई का जो रिलेशनशिप है इसमें, सॉरी सप्लाई का नहीं, डिमांड एंड प्राइस का, जो प्राइस इंक्रीज का है, डिमांड इंक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज। बेबलिन गुड्स क्या होते हैं? बेबलिन गुड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये लग्जरी आइटम होते हैं, और ये इन लोगों के बीच इसीलिए पॉपुलर होते हैं क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, और प्राइसेस बहुत ज्यादा होने के कारण ये एक स्टेटस सिंबल के रूप में
वर्क करते हैं। जैसे आपने ये लग्जरी कार देखी होगी, ये लगभग 4 से 5 करोड़ की आती होगी। आप समझ रहे हो इस पे लोग कितने बैठ सकते हो? 2 यार 3 तो बाइक पे आ जाता है। आप समझ रहे हो 2 लोगों के बैठने के लिए 1 लाख रुपए की बाइक छोड़ करके 5 करोड़ कोई लगाएगा क्या? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि अब सामने वाले बंदे के पास अगर पैसा आ गया है काफी ज्यादा, तो वो प्रूव कैसे करेगा सामने सोसाइटी में? अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना भी तो है उसे। तो वो लग्जरी आइटम्स खरीदेगा, वॉचेस खरीद सकता है, डिजाइनर हैंडबैग्स आप देखते हो कि गुची के बैग 5 लाख के 10 लाख के आते हैं और उसमें 2 ढेले नहीं हट सकते। आप समझ रहे हो, छोटे छोटे बैग आते हैं, लेडीज पर्स आता है 2 लाख का 4 लाख का, ऐसी चीजें होती है। तो लोग क्यों खरीदते हैं उसको? टू मेंटेन दियर स्टेटस, जिसके कारण सोसाइटी में उसको एज अ सक्सेसफुल जो है वो परसीव किया जाए। ठीक है, वो सक्सेस आपको एक अलग ही सोशल स्टेटस में आपको खड़ा कर देता है। ठीक है, सपोज करो इस कार की आपको 10 लाख रुपए में मिलने लगे, तो इस गेम को खेलने वाले लोग खरीदेंगे क्या? जो स्टेटस से खेल रहे थे उसके लिए लुक्रेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि 10 लाख की कार तो कोई भी खरीद सकता है ना। फिर मैं सिंपल बोल रहा हूं कि बेबलिन गुड्स वे गुड्स है जिनकी कीमत ज्यादा होने के कारण ही जो है उसकी वैल्यू होती है, भले ही उसका एक्चुअल यूज केस उतना हो या ना हो। उस गुची के डिजाइनर पर्स की, लेडीज पर्स की उतने यूज केस हो ना हो सकता है 500 रुपए के बैग में ज्यादा सामान आ जाए, लेकिन उसमें बिल्कुल नहीं आएगा, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो वो स्टेटस सिंबल के लिए। तो आपको ये गिफ एंड गुड्स याद रखना है कि प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होती है, और बेबलिन गुड्स में याद रखना है कि ऑल द लग्जरियस गुड्स जिसको हायर प्राइसेस के कारण एक स्टेटस सिंबल मिला हुआ है उसको रखते हैं। ये इस लग्जरी कार से आपको याद रखना है, और गिफ एंड गुड्स आपको ये ब्रेड से याद रखना है। तो और 2 गुड्स हमने देख लिए, गिफ एंड गुड्स और बेबलिन गुड्स। नाउ बढ़ते हैं हम लोग इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स पे। नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, इंटरमीडिएट यानी कि जिसको हम लोग बिटवीन द प्रोसेस यूज कर पाए। वैसे सारे गुड्स जिसको हम लोग एक फिनिश यानी कि फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करते हो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। सपोज करो कि ये अगर कार बनानी है तो कार एक फिनिश प्रोडक्ट है, तो इस कार को बनाने के लिए स्टील चाहिए होंगे, स्टील प्लेट चाहिए होंगे ना। तो ये जो स्टील है जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट कार बनने वाला है, ये स्टील जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और ये जो कार फाइनली बन के आएगा वो फाइनल गुड होगा। तो जितने सारे फिनिश प्रोडक्ट होंगे जिसको जो रेडी टू यूज होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलते हैं। जैसे आप ये कार देख रहे हो, ब्रेड अगर बन गया तो ब्रेड है, बट क्या आटा होगा? आटा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। जब आटे से ब्रेड बन जाएगा तो वो क्या होगा? फाइनल गुड होगा। यू कांट कंज्यूम आटा ना, आप नहीं खा सकते उसको, लेकिन वो ब्रेड बन जाएगा तो खा सकते हैं। दैट्स व्हाई ब्रेड इज अ फाइनल गुड एंड आटा इज इंटरमीडिएट। आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 और चेक हो गया यहाँ पे, देख लो, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। अब हम लोग ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल देखते हैं। तो हमने शुरुआत में इसको ऐसे डिस्कस कर लिया था, बहुत ज्यादा ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, जिसकी लॉन्गर लाइफ स्पैन होगी उसको हम लोग ड्यूरेबल गुड बोलेंगे। जैसे आप ये फ्रिज देख रहे हो, रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, वॉशिंग मशीन देख रहे हो, सर ये वॉशिंग मशीन है। और नॉन ड्यूरेबल आपका जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जैसे आपका मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, ब्रेड हो गया, फूड आइटम्स खास करके, तो वो आपको नॉन ड्यूरेबल। तो ये अब नॉर्मल गुड्स वर्सेस इंफीरियर गुड्स। नाम सुनने में आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके सामने ये क्वेश्चन पुट कर दिया है तो मे बी आप गलत कर दो इसको, बहुत हाई चांसेस है। देखो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल ये सारे डिमांड और प्राइस का जो है वो सारा वो लिंकअप है। अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज करे इनकम इंक्रीज करने के बाद, यानी कि सपोज करो कि इकोनॉमी में जितने लोग रह रहे हैं उनकी अगर एक खास सेक्शन की भी या फिर सबकी आप कलेक्टिवली भी कह सकते हो, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो वैसे सारे गुड्स जिनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स भी बोलेंगे। जैसे जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं ये सब हैं। सपोज करो कि आप पहले 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे और आप जाकर के 200 रुपये की शर्ट पहनते थे, तो ये जो 200 रुपये की शर्ट थी उसको हम लोग इंफीरियर गुड्स में रखते थे। अभी इस पे आ रहे हैं। बट जैसे ही सपोज करो कि आप 1 लाख जो है वो मंथली कमाने लगे, तो क्या आप वही शर्ट पहनोगे? नहीं। आप वही जूते पहनोगे 500 रुपए वाले? नहीं। आप जाओगे नाइकी के जूते पहनोगे। आप जाकर के फिर आप कोई अच्छी कंपनी के शर्ट जो है वो, अच्छे ब्रांड के शर्ट जो है वो खरीदोगे। तो जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो मूव करते हैं ब्रांडेड चीजों की तरफ, ज्यादा ल्यूक्रेटिव लग्जरी चीजों की तरफ। तो उसको जो है हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हैं कि अगर लोगों की इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड भी बढ़ी। ठीक है, जैसे आप ब्रांडेड आईफोन देख लो, आप ये सब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी थोड़ी सी लग्जरियस चीजें हैं या फिर जो भी ब्रांडेड चीज। इंफीरियर गुड्स उसी का उल्टा हो गया कि जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे अगर आपने स्विच किया एक नॉर्मल ब्रांड के जूते से, जो 500 रुपए का जूता था उससे आप नाइकी की तरफ स्विच कर गए, तो नाइकी का डिमांड तो बढ़ गया, बट ये 500 रुपए की डिमांड तो घटेगी ना, इसीलिए इसको इंफीरियर बोलते हैं। यानी कि जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड क्या होगी? इसकी डिमांड डिक्रीज। जैसे आप देखते हो कि सेल वाले जो सुपर मार्केट्स होते हैं जहाँ पे सस्ती सस्ती चीजें मिलती है, तो अब जैसे ही आपका इनकम जो है वो 10,000 से 1 लाख हो गया, यू विल नॉट गो इन दीज काइंड ऑफ सुपर मार्केट। आप अच्छे सुपर मार्केट में जाओगे, आप ब्रांडेड शोरूम में जाओगे, तो इनकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो घटेगी जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि वो अच्छी चीजों की तरफ फिर जाएंगे। तो ये इंफीरियर गुड्स हो गया। नॉर्मल गुड्स जिसकी प्राइस जो है जिसकी डिमांड बढ़े इनकम बढ़ने के साथ, और
जिसकी डिमांड घटे लोगों की इनकम बढ़ने के साथ, उसको हम लोग इन्फीरियर बोलते हैं। तो ये दो और टाइप हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड। देखो, वैसा कोई भी गुड्स, दो गुड्स जिसको हम लोग साथ में यूज करते हो, यानी कि अगर एक का इस्तेमाल हो रहा है, एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर एक की डिमांड रिड्यूस हो रही है तो दूसरे की डिमांड भी रिड्यूस होगी, यानी कि आपको एक की यूज के लिए दूसरे को भी खरीदना ही पड़ेगा। जैसे कि इफ यू परचेज दिस प्रिंटर देन यू हैव टू परचेज दिस इंक कार्टेजेस ऑल्सो। प्रिंटर चलाने के लिए इंक कार्टेज चाहिए होगा। तो अगर मान लो कि प्रिंटर की डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्टेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। वैसे वर्षा क्या होगा कि अगर प्रिंटर की डिमांड डिक्रीज होती है तो कार्टेज की डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो यानी कि बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके उलट होता है एक सब्स्टिट्यूट गुड। ये क्या करते हैं कि ये जैसे ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को, सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को, ये रिप्लेस करता है एक दूसरे को। यानी कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड, वो भी टू गुड्स ही होंगे, बट एक गुड्स में अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड घट जाएगी जिसकी प्राइस इंक्रीज होगी। सपोज जैसे चाय एंड कॉफी, तो अगर बहुत ज्यादा ये कॉफी महंगी हो जाए, सपोज अब 100 रुपीज की कॉफी मिलने लगे, तो इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल क्या है? क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट चाय, टी। तो पीपल विल मूव टुवर्ड्स टी। इन दिस कंडीशन द डिमांड फॉर कॉफी विल रिड्यूस बट द डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज। तो इसको सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं कि एक गुड्स की अगर डिमांड बढ़ जाए तो वो रिप्लेस प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे गुड्स को वो रिप्लेस करके उसको अफेक्ट करेगी। सो सब्स्टिट्यूट एंड वो हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब है कॉमन गुड्स। नाम सुनने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा बट इतना सिंपल ही है नहीं, ठीक है। इसको कॉमन पूल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। देखो, मैंने दो कीवर्ड्स आपके साथ डिस्कस किया था, एक नॉन एक्सक्लूडेबल एक आपको बताया था वहां पे, और एक नॉन राइवलस। यहीं पे थोड़ा सा आपको एक ट्रिक करना है। कॉमन गुड्स क्या होते हैं कि वैसे सभी गुड्स ये नॉन एक्सक्लूडेबल होंगे, यानी कि एनीवन कैन एक्सेस देम, जैसे पब्लिक गुड्स का हमने देखा था, बट ये राइवलस होंगे। आप समझ रहे हो? मतलब इफ वन पर्सन इज और सम पर्सन इज एक्सेसिंग दैट काइंड ऑफ गुड्स, सो फॉर अदर पर्सन्स देयर अवेलेबिलिटी मे बी रिड्यूसेस। अगर किसी के द्वारा इसको एक्सेस किया जाए, किसी पर्सन के द्वारा, तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गुड्स। अगर ये नॉन राइवलस होता और नॉन एक्सक्लूडेबल होता तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता आपका पब्लिक गुड्स। और दोनों, अगर ये नॉन नहीं होता, एक्सक्लूडेबल होता और राइवलस होता, तो ये हो जाता आपका प्राइवेट गुड्स। तो नॉन एक्सक्लूडेबल हो लेकिन राइवलस हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन गुड्स। ये पब्लिक गुड्स की तरह लगता है बट ये है नहीं। आपने देखा क्यों नहीं है? क्योंकि ये राइवलस है। अगर इसका ओवर यूज किया जाए तो ये डिप्लीट भी हो सकता है। सपोज ये फिशिंग है, तो अगर कोई गवर्नमेंट का पॉन्ड मान लो, या फिर ओपन सी है, तो ओपन सी में कोई भी जाकर के फिशिंग कर सकता है। तो क्या ये एक्सक्लूडेबल है? नहीं, नॉन एक्सक्लूडेबल है। एनीवन कैन एक्सेस दैट। बट क्या अगर बहुत ज्यादा इसको एक्सेस किया जाए तो इसकी रिसोर्सेज घट सकती है, रिड्यूस हो सकती है? बिल्कुल। तो फिर बाकी आने वाले जो लोग होंगे उसके लिए वो रिसोर्स, ये जो फिश है, वो अवेलेबल नहीं होगा या फिर कम अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी जो है रिड्यूस कर जाएगी। इसीलिए इसको राइवलस बोला जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है अगर इसको ज्यादा एक्सेस किया जाए। उसी तरीके से आप देखो, ये आप आसपास जो ये जो नदी नाले देखते होंगे, वो बहुत ज्यादा ओवर यूज हुआ है जिसके कारण ये गंदा है। तो अब इसमें ना तो एनिमल पानी पी सकते हैं, ना तो आप इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। तो यू कैन स्टिल एक्सेस दिस, बट क्या ये काम कर रहा, अवेलेबल रहा आप लोगों के लिए उस तरह से जैसे पहले था? नो। तो ये सारी चीजें हो गई कॉमन गुड्स। अब आगे देखते हैं हम लोग क्लब गुड्स। फिर यही दो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। अब ये क्या होगा? एक्सक्लूडेबल होगा, यानी कि एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि इसका जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। एनीवन कैन एक्सेस दैट? नो, इट विल सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ मेंबरशिप अंटिल यू डोंट पे द फीस और you don't have membership, you can't access this kind of resources or this kind of good। तो excludable होगा, बट ये नॉन राइवलस होगा। सारे कीवर्ड में ही है सब कुछ। नॉन राइवलस का मतलब होगा कि अगर कोई पर्सन इसको एक्सेस करता है तो वो दूसरे पर्सन के लिए भी अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी कोई खतरा नहीं होगा। जैसे अगर ये नेटफ्लिक्स आप देख लो, एनीवन कैन एक्सेस दैट? नो। जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जिसके पास है वही सिर्फ एक्सेस कर सकता है। तो एक्सक्लूडेबल है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है ना, एक्सक्लूडेबल है ये। एवरीबडी कांट एक्सेस दिस। लेकिन ये क्या है? नॉन राइवलस है। अगर आपने इसके सब्सक्रिप्शंस को एक्सेस किया, आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया, तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि आपके दोस्त को इसका नहीं मिलेगा? ले सकता है वो। उसी तरीके से ये गोल्फ क्लब हो गया। गोल्फ क्लब का क्या जो मेंबरशिप है वो कोई भी ले सकता है। इस तो ये यानी कि एक्सक्लूडेबल है। जब तक आपके पास इसकी मेंबरशिप नहीं होगी तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन नॉन राइवलस है, आप भी ले सकते हो, आपके फ्रेंड्स भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है इसका। लेकिन क्या ये प्रॉपर एकदम जो है ये नॉन राइवलस है? नहीं, एक सर्टेन पॉइंट तक ही है। अगर बहुत ज्यादा इसमें लोग, जैसे मान लो कि अगर कैपेसिटी ही
मेंबर्स की 100 लोगों तक के इनटेक की है तो 100 लोगों से ज़्यादा तो नहीं लेगा ना, ये 100 लोगों तक ही नॉन रैपलस होगा, ठीक है। तो एक सर्टेन पॉइंट तक ये होता है। उसी तरीके से अगर नेटफ्लिक्स को सपोज करो कि 10 लाख यूजर तक ही ये इसका जो सर्वर हैंडल कर सकता है, तो 10 लाख तक ही फिर वो इसके मेंबरशिप बांटे जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एक्सक्लूडेबल ही ध्यान रखना है, बट एक सर्टेन पॉइंट तक एक्सक्लूडेबल रहेगा और नॉन रैवलस रहेगा ये चीज़। तो आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं कि नॉन एक्सक्लूडेबल हो और नॉन रैवलस हो तो उसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक गुड्स। अगर एक्सक्लूडेबल हो और रैवलस हो तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट गुड्स। अगर नॉन एक्सक्लूडेबल हो बट रैवलस हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन गुड्स। और एक्सक्लूडेबल हो और नॉन रैवलस हो तो उसको हम लोग क्लब गुड्स बोलते हैं। एक दो बार आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट ही है ये, फैक्ट नहीं है ये। अब है एक स्पेकुलेटिव गुड्स, लास्ट है। तो नाम से थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि स्पेकुलेशन के कारण इसको खरीदा जाता होगा, यानी वैसी कोई भी गुड्स जिसको पब्लिक जो है वो परचेज ही प्राइमरली किस चीज के लिए करती है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ करती है कि इसकी प्राइसेस जो है वो नियर फ्यूचर में क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आपने वो खरीदा, देखो ये कंजप्शन के लिए भी हो सकता है और ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी हो सकता है, बट ये स्पेकुलेटिव होगा कि ये आने वाले टाइम में इसके लिए यूजर को फिर ज्यादा कीमत चुकानी, माने इनकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है, ऐसा एक कॉमन बिलीफ होगा लोगों में। जैसे आप रियल एस्टेट को ले लो, तो रियल एस्टेट आमतौर पे क्या है कि अगर कोई 1 करोड़ का रियल एस्टेट है तो कल को वो 1.5 CR या 2 CR होगा ही हो। अब इट डिपेंड्स ऑन द पीपल कि वो अपने पर्पस के लिए, कंजप्शन पर्पस के लिए ले रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस। समबडी कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, किसी को अपना घर चाहिए होगा रहने के लिए तो वो खरीद सकता है। उसी तरीके से गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या गोल्ड को आप परचेज कर सकते हो अपने कंजप्शन के लिए भी। किसी को ज्वेलरी पहननी है तो वो परचेज कर सकता है। जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गया, वो सब जो है वो स्पेकुलेटिव गुड्स की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। और ये लोग खरीदते हैं एक तरीके से अपने आप को हेज करने के लिए। किसके हेज मतलब प्रोटेक्शन जो है देने के लिए अपने आप को। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और करेंसी इनस्टेबिलिटी के अगेंस्ट। जैसे अगर कल को प्राइसेस बढ़ गई, मान लो कि अभी 50,000 पे अगर गोल्ड है, हालांकि 50,000 नहीं 80,000 के अराउंड गोल्ड है अभी, तो कल को हो सकता है कि ये 1.5 लाख तक चला जाए। तो लोगों को हो सकता है कल को ये एक्सेसिबल ना हो 1.5 लाख की कीमत पे, तो आज ही इसको खरीद लिया जाए ताकि जब प्राइसेस बढ़े तो वो हेज रहे उस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, वो सुरक्षित रहें। उसी तरीके से अगर रुपये डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है तो उस कंडीशन में भी आपको ये जो है वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू तो फिक्स होगी। अगर रुपये की वैल्यू गिर भी जाती है तो उस रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू उस तरह से बढ़ेगी। पहले अगर 1 लाख रुपए का 1 ग्राम सोना मिल रहा था और रुपये की वैल्यू गिर गई तो अभी 1.5 आपको मिल जाएगा, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें